नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीज कोड में। आप में से बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी सी सेट पे वीडियोस की, तो हम वही लाने की कोशिश किए हैं। इस वीडियो में हम रीजनिंग डिस्कस करेंगे। 6 से 7 रीजनिंग की वीडियोस आएंगी। एक एक घंटे की, मतलब मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 घंटे की वीडियोस रहेंगी, जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकें। और हम इसमें PYQ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूपीएससी में 2014 से 2024 तक जो भी क्वेश्चन रीजनिंग पोर्शन से पूछे हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी मैथ्स और कॉम्प्रहेंशन के वीडियोज भी लाने की कोशिश हम अपने चैनल पर एज अर्ली एज पॉसिबल करेंगे। रीजनिंग अगर आपका तैयार है तो मैथ्स और कॉम्प्रहेंशन दोनों में से एक आप तैयार करके ये पेपर इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। रीजनिंग में जो क्वेश्चन के करेक्ट होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं और वो आंसर सही होने के जो चांसेस होते हैं वो जाते होते हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एक पैरा सॉल्व करके हम 3 से 4 क्वेश्चंस को इजीली, और जो कि 100% सही होगा, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सिटीज PQRST कनेक्टेड बाई डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। 5 सिटीज हैं। ठीक है, PQR और RS और T। ठीक है, ये पांचों अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड हैं। ठीक, पहला क्या कह रहा है, P एंड Q कनेक्टेड बाय बोट एज वेल एज रेल। क्या कह रहा है, P और Q किससे कनेक्टेड हैं, दो चीज से कनेक्टेड है ना, तो दो एरो बना दो। ठीक, किससे किससे, बोट से और रेल से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यस एंड आर कनेक्टेड बाय बस एंड बोट। कौन, यस और आर, ये दोनों, ये भी दो चीज से कनेक्टेड है। क्वेश्चन में है ना, किससे किससे, बस और बोट से, बस से और बोट से। ठीक, तो दो जो स्टेटमेंट था वो हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड क्या कह रहा है, क्यू एंड टी कनेक्टेड बाय एयर ओनली। क्यू एंड टी, ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ एयर से ही कनेक्टेड है। ठीक है, पी एंड आर कनेक्टेड बाय बोट ओनली। ये पी और ये आर, ये सिर्फ और सिर्फ बोट से कनेक्टेड है। ठीक, तो 4 स्टेटमेंट हो गया। अब लास्ट का क्या कह रहा है, टी एंड आर कनेक्टेड बाय रेल एंड बस। ये जो टी और आर है ये दो चीज से कनेक्टेड है। दोनों यहाँ पे ऐसे करके मेंशन कर देते हैं, किससे किससे, रेल से और बस से। तो जो हमारा पजल था, स्टेटमेंट था, उसको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। आगे करके आप क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प वन टू रीच आर। पहुंचना कहाँ है, आर तक, स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू। क्यू से आर तक कैसे जाएंगे, बट विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्यू से आर तक जाना है, लेकिन जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा वो एक ही होगा। तो अब देखते हैं, देखो क्यू कहाँ पे है, अब यहाँ पे भी आप पेन का कलर चेंज कर लीजिए। क्यू यहाँ पे है, ठीक है, और आर यहाँ पे है। देखो, हमें Q से R तक जाना है। अब कैसे जा सकते हैं, पहले Q से P की तरफ जाएंगे। अब या तो बोट से जा सकते हैं या फिर रेल से जा सकते हैं, इसमें डायरेक्टली है। ठीक है, तो चलो मान लो अभी इसमें से हमें कंफ्यूजन है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज कहा है कि मोड हमारा सेम होना चाहिए पूरा जाने के लिए। तो Q से P की तरफ हम जाएंगे। दो मोड है, बोट और रेल दोनों से जा सकते हैं। अब P से हम R के पास जाएंगे। ठीक, P से R के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही मोड है, कौन सा मोड, बोट। तो अगर यहाँ पर भी हम बोट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर भी बोट, तो हम Q से R की तरफ आसानी से पहुंच सकते हैं बोट के इस्तेमाल से। आया समझ में, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बोट। ठीक है, सेकंड देखते हैं। देखो, ये आंसर है हमारा बोट। सेकंड देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इफ अ पर्सन विजिट ईच ऑफ द प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड गेट बैक टू P, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस मस्ट ही विजिट ट्वाइस। ये कह रहा है, कोई पर्सन P, जो सिटी P है, वहां से चलना शुरू किया और P तक ही पहुंचेगा, तो किस जगह पे वो 2 बार जाएगा। तो देखते हैं हम इसको। देखो, यहाँ P से ही इसने चलना शुरू किया है। ठीक है, P से ही चलना शुरू करेगा, P पर ही जाएगा। तो देखो, इसके लिए दो मोड हो सकता है, क्योंकि P से Q तक या P से R तक जा सकता है। P से चलना शुरू किया है, इसको इरेज करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे। अब देखो, P से Q की तरफ जाएगा और P से R की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, दो मोड हो सकता है ना, या तो एक तो P से Q और एक तो P से R की तरफ। P से Q पे जाएगा। अब Q से कहाँ जाएगा, एक एक करके सॉल्व करते हैं। P से Q गया, Q से एक ही जगह जा सकता है, कहाँ पे, T पे। Q से कहाँ जाएगा, T पे। फिर T से एक ही जगह आ सकता है, कहाँ पे, R आ सकता है ना, R। अब R के बाद फिर ये S तक जाएगा, जाएगा ना, S तक। फिर S से ये कहाँ जाएगा, R की तरफ, R की तरफ गया ना, और R से फिर से ये P की तरफ, R से फिर से P की तरफ। तो दो जगह, एक जगह जहाँ पे 2 बार गया वो क्या था, R। आया समझ में कि नहीं, पहले P से Q को गया, Q से T को गया, T से फिर R की तरफ गया, R से यस, यस से फिर R जाएगा, और R से P, क्योंकि P से स्टार्ट होकर के उसे P पर फिर आना है। तो पहला हमारा मोड तो ये हो गया, यहाँ पे R जो जगह है वहाँ पे 2 बार गया। दूसरा, P से R की तरफ डायरेक्टली गया। ठीक, R से यस की तरफ जाएगा, और यस से फिर R, और फिर R से T,
टी से क्यू और क्यू से पी, सॉरी क्यू से पी, ये हो गया दूसरा वे। दो रास्ता था, पी से क्यू की तरफ गया था, पी से आर की तरफ, मतलब कि एक ये वाला रास्ता चूज किया था और एक ये, तो दोनों बार क्या हुआ, आर जगह पे 2 बार गया है वो, सॉरी तो ये देखो दोनों बार आर जगह पे 2 बार वो विजिट किया है। ठीक, समझ में आया? देख लेते हैं थर्ड। देखो एक पजल सॉल्व की, या तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड बाय एनी ऑफ द रूट डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी। कह रहा है इसमें से कौन सा रूट डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्या कह रहा है, पी और टी। देखते हैं पी और टी डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, पी से टी नहीं, बीच में हमें एक सिटी पे जाना पड़ेगा, और क्वेश्चन में डायरेक्ट कहा है कि किसी और सिटी से नहीं, वो डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, नहीं, तो पी और टी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक, तो पहला हमारा यहाँ से गलत हो गया। दूसरा टी और यस और क्यू आर है, दोनों को देखते हैं। टी से यस की तरफ डायरेक्ट कोई रूट है, नहीं है। और तीसरा क्या कह रहा है, क्यू और आर में डायरेक्ट रूट है, नहीं। तो तीनों जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, इन तीनों ऑप्शन का डायरेक्ट रूट नहीं है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज। देखो नन ऑफ दीज। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है। देखो ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। अ टेनिस कोच इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ 4 प्लेयर्स। 4 प्लेयर का टीम एक टेनिस कोच बनाना चाहते हैं, ठीक है। फॉर दिस 7 प्लेयर्स आर अवेलेबल, जिसके लिए 7 प्लेयर्स अवेलेबल हैं। प्रेजेंट है 7 लोग, जिसमें से 4 लोगों की टीम बनाना चाहते हैं। मेल कौन कौन है, इसको लिखते हैं। मेल कौन कौन है, ए, बी और सी। फीमेल कौन कौन है, W, X, Y, Z. All players have equal capability and at least 2 males will be there in the team. अब ये जो 4 लोग हैं, इसमें से पेन का कलर चेंज करते काफ़ी लाइट आ रहा है। ये जो 4 लोग सेलेक्टेड होंगे, इसमें से कम 2 मेल होने चाहिए। 2 से अधिक भी मेल हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 मेल होने चाहिए। फॉर अ टीम ऑफ 4 ऑल प्लेयर्स मस्ट बी एबल टू प्ले विथ ईच अदर। और हर प्लेयर ऐसे होने चाहिए, ये जो चारों प्लेयर होंगे, प्लेयर नंबर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, ये चारों प्लेयर ऐसे होने चाहिए कि जिसमें से एक दूसरे के साथ सब खेल भी सके, और इसमें कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे दे दिया, बट बी कैन नॉट प्ले विथ डब्लू। बी जो है ये डब्लू के साथ नहीं खेल सकता, ठीक। सी कैन नॉट प्ले विथ जेड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी कैन नॉट प्ले विथ जेड। सी जेड के साथ नहीं खेल सकता। डब्लू कैन नॉट प्ले विथ वाई। डब्लू वाई के साथ। ये तीनों हमारा क्या है, क्राइटेरिया दे दिया है, ठीक है। मेल मेंबर कौन है, फीमेल मेंबर कौन है, ये हमने देख लिया। जो 4 मेंबर की टीम बनेगी, उसमें कम से कम 2 मेल होने चाहिए, और चारों मेंबर्स ऐसे होने चाहिए कि एक दूसरे के साथ खेल सके। ये हमारा पूरा स्टेटमेंट में दिया हुआ था। अब एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वाई इज सेलेक्टेड एंड बी इज रिजेक्टेड। तो अब 4 में से एक मेंबर हमारा कंफर्म हो गया। P1, P2, P3, P4 में से एक मेंबर हमारा कंफर्म हो गया, कौन, वाई को सेलेक्ट किया गया। बी को रिजेक्ट किया गया है, मतलब कि जो 3 मेंबर्स नहीं सेलेक्टेड है, उसमें बी हमारा फाइनल हो गया, ठीक। द टीम विल कंसिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। टीम कौन सा ग्रुप रखेगी, तो वाई तो हमारा फाइनल है। वाई 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 वाई, ये यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, वाई किसके साथ नहीं खेलेगा, डब्लू के साथ नहीं खेलेगा। तो अब जिस स्टेटमेंट में डब्लू है वो हम कैंसिल कर देते हैं, ये देखो, ठीक है। क्या इसमें डब्लू है, नहीं। इसमें डब्लू है, नहीं। इसमें डब्लू है, हाँ। अब इन दोनों में से हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन ये दोनों बचे हुए हैं, ठीक है, ACXY और ACYZ। तो अब हम यहाँ देखते हैं सी को लेकर के। सी किसके साथ नहीं खेल सकता है, जेड। तो अगर एक टीम बनेगी तो सी और जेड दोनों साथ में उसमें नहीं रहेंगे। बट यहाँ पे जो ये वाला है, इसमें तो सी और जेड साथ में है, तो ऐसी टीम नहीं बनेगी, क्योंकि सी और जेड साथ में नहीं खेल सकते हैं, और टीम ऐसी होनी चाहिए चारों मेंबर्स की जो एक दूसरे के साथ खेल सके। तो हमारा सी आंसर भी नहीं होगा, आंसर हमारा क्या होगा, बी। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वाई को तो हमने ले लिया है, ठीक। वाई के साथ डब्लू नहीं खेल सकता, तो डब्लू वाला डब्लू जिसमें इसमें है वो हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास 2 बचा, ACXY, क्या क्या बचा, ACXY, और दूसरा क्या बचा, ACYZ। ACYZ, ठीक है। पीछे ये मेंशन है कि सी और जेड साथ में नहीं खेल सकते, इसका मतलब सी और जेड एक टीम में नहीं रहेंगे। यहाँ पे तो सी और जेड है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा ACXY का टीम बनेगा। आंसर देखते हैं, देखो आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, इफ बी इज सिलेक्टेड। अभी इसमें क्या था, वाई सिलेक्टेड था, अब इसमें क्या हो गया, बी सिलेक्टेड है। P1, P2, P3, P4 जो प्लेयर्स होंगे, इसमें एक प्लेयर हमारा फाइनल हो गया, कौन, बी। वाई रिजेक्टेड, वाई नहीं खेलेगा। टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अब देखो कि बी के साथ कौन नहीं खेल सकता है, बी के साथ डब्ल्यू नहीं खेल सकता है, ठीक है। तो जिसमें डब्ल्यू होगा हम इसमें भी रिजेक्ट कर देंगे, बी और डब्ल्यू साथ में नहीं रहेंगे, तो ये हमारा कैंसिल, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन तो अपने आप ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें बी है ही नहीं, और बी हमारा सेलेक्टेड है, तो ये भी नहीं होगा,
ठीक। अब ए बी सी जेड क्या क्या बचा, ए बी सी जेड और ए बी सी एक्स। अभी पीछे ही हमने देखा क्या कि सी और जेड साथ में नहीं खेल सकते हैं, तो यहाँ पर भी सी और जेड साथ में ही है, तो इसका मतलब ये वाला टीम नहीं बनेगा, सी और जेड साथ में नहीं खेल सकते हैं, तो बी वाला भी ये जो है टीम नहीं बनेगा। टीम बनेगा कौन सा, ए बी सी एक्स। देखते हैं इसको, देखो ए बी सी एक्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो हम समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल द 3 मेल्स आर सिलेक्टेड, P1 P2 P3 P4, ये कह रहा है क्वेश्चन में ये तो मेंशन था ना कि इसमें से कम 2 मेल होने चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर तीनों मेल मेंबर है, ये तीनों मेल मेंबर हैं, देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मेंबर टीम कैन बी पॉसिबल, तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। तो हम पहले देखते हैं मेल मेंबर्स हैं कौन कौन। देखो मेल कौन है, ए बी सी, है ना। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट वहाँ आंसर लिख लेंगे P3 और P4। ठीक, ये कह रहा है मान लो 3 मेल मेंबर हैं, ए बी सी मेल मेंबर, तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्या यहाँ डब्लू रखा जा सकता है, तो डब्लू बी के साथ नहीं खेल सकता है, खेल सकता है नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा, डब्लू नहीं रहेगा। यक्स को रखते हैं अगर, तो यक्स सबके साथ खेल सकता है, तो ए बी सी के साथ यक्स को रखा जा सकता है, यक्स जो फीमेल है वो सबके साथ खेल सकती हैं, तो मतलब कि हमारा ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक, अब वाई को अगर रखते हैं, वाई को रखते हैं, देखो ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि वाई डब्लू के साथ नहीं खेल सकती है, लेकिन यहाँ पर तो ए बी सी प्रेजेंट है, तो वाई भी यहाँ टीम में रह सकती है, तो ए बी सी वाई हुआ ना। अब नेक्स्ट जेड रखते हैं, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि जेड सी के साथ नहीं खेल सकते, तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हुई, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि यक्स सबके साथ खेल सकती है, तो अगर 3 मेल मेंबर हुए, यक्स फीमेल को लिया जाता है, तो यक्स सबके साथ खेल सकती है, तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, वाई को भी ले सकते हैं क्योंकि वाई डब्लू के साथ नहीं खेल सकती है, और ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि डब्लू और वाई साथ में हो, क्योंकि डब्लू और वाई दोनों फीमेल। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 3 मेल को सेलेक्ट किया जाता है तो फीमेल एक ही सेलेक्टेड होंगी ना, क्योंकि 4 ही लोग की टीम बननी है, तो कितना पॉसिबिलिटी हुआ, 2 पॉसिबिलिटी हुआ। देखो 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हुआ, देख यहाँ पे है ना, आया समझ में। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ फिल्म वांट टू सेलेक्ट 4 पर्सन टू वर्क ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ पीस ऑफ म्यूजिक। एक म्यूजिक डायरेक्टर है, वो 4 पर्सन को काम के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 7 पर्सन्स आर अवेलेबल फॉर दिस वर्क, जिसके लिए अवेलेबल कितने हैं, 7 पर्सन्स अवेलेबल हैं। कौन कौन अवेलेबल है ये देख लो, रोहित, तान्या, शोभा, कौशल, कुणाल, मुकेश एंड जसवंत। ठीक है, ये 7 लोग प्रेजेंट हैं जिनमें से काम 4 को मिलेगा। म्यूजिक डायरेक्टर 4 को सेलेक्ट करना चाहते हैं। रोहित एंड तान्या विल नॉट वर्क टुगेदर, रोहित के साथ तान्या काम नहीं करेंगी और तान्या के साथ रोहित काम नहीं करेंगे। ठीक है, कुणाल एंड शोभा विल नॉट वर्क टुगेदर, ये लोग साथ में काम नहीं करेंगे। ठीक, मुकेश एंड कुणाल वांट टू वर्क टुगेदर, अब ये देखो मुकेश और कुणाल ये लोग साथ में काम करना चाहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्सेप्टेबल ग्रुप, तो कौन कौन सा ग्रुप बन सकता है, कुणाल और मुकेश साथ में हो सकते हैं। अब देखते हैं, रोहित, अगर ग्रुप में रोहित है तो तान्या नहीं होगी, रोहित, शोभा, कुणाल, कौशल, देखो शोभा और कौशल भी साथ में नहीं होंगे, तो मान लो अगर रोहित हैं और इसमें तान्या नहीं है तो ठीक है चलेगा, बट शोभा और कौशल में से भी एक ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे शोभा भी है और कौशल भी है, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो तान्या, तान्या अगर है तो इस ग्रुप में रोहित नहीं होंगे, तो देखते हैं कौशल, शोभा, रोहित, ये तान्या रोहित साथ में है तो ये नहीं होगा। ठीक, सी क्या कह रहा है, तान्या, ठीक है तान्या है, रोहित को नहीं होना, रोहित नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दूसरा मुकेश, ठीक है मुकेश हैं तो कुणाल भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कुणाल, हाँ मुकेश और कुणाल साथ में काम कर सकते हैं। और चौथा पर्सन जसवंत, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि जसवंत को कोई इशू नहीं है, वो किसी के साथ काम कर सकते हैं, तो सी आंसर यहाँ से हमारा डायरेक्ट आ गया। आया कि नहीं आया, चलो फोर्थ भी देख ही लो। शोभा, तो अगर यहाँ शोभा है तो कौशल नहीं होंगे, कौशल, चलो कौशल नहीं है। दूसरा देखते हैं तान्या, तान्या है तो रोहित नहीं होंगे, बट रोहित यहाँ पे है तो ये स्टेटमेंट भी नहीं होगा, तो सी वाली पॉसिबिलिटी होगी, मतलब कि कौन कौन होगा, तान्या, मुकेश, कुणाल और जसवंत। तो आई होप जो मेरा सॉल्व करवाने का तरीका है वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। हम पूरी कोशिश करें कि ईजी वे में सॉल्व करवा सके, जब आप ऐसे लिख लेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे आंसर हमारा ये है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 5 पीपल ए बी सी डी एंड ई आर सीटेड अराउंड अ टेबल, ये क्या कह रहा है, 5 पीपल ए बी सी डी एक टेबल के आसपास बैठे हुए हैं, तो ऐसे ये हो गया हमारा टेबल। ठीक, कितने पर्सन्स हैं, 3 4 5 पर्सन्स हैं। एवरी चेयर स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंस, हर चेयर के बीच में इक्वल ही डिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब
पेन का कलर चेंज करके लिखते हैं कि ये किसको किसको कह रहा है। सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। तो सपोज करो कि अगर सी यहाँ पे बैठा हुआ है तो ए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना कि सी ए के पास बैठा हुआ है, तो सी अगर यहाँ है तो ए यहाँ, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए यहाँ। तो 2 सर्कल बना लेते हैं, 2 सर्कल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर सी यहाँ है तो ए यहाँ, क्योंकि सी ए के पास ही बैठेगा। सेकंड स्टेटमेंट, ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी। ए कहाँ पे है? ए जो है डी के 2 सीट बाद है, तो इसका मतलब कि डी की सीट यहाँ होगी, तभी तो 1 2 2 सीट बाद ए की सीट है, और यहाँ पे ए की सीट अगर यहाँ है तो 1 2 यहाँ पे डी की सीट होगी। ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है? बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए। बी यहाँ नहीं बैठेगा, ए के पास नहीं बैठेगा, इसका मतलब बी का ये, बी ए के पास नहीं बैठेगा, बी यहाँ हो गया। बचा कौन? ई। ये हो गया ई। पजल सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। क्या डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी? डी बी के पास बैठा हुआ है, हाँ, और यहाँ से भी बैठा हुआ है, ये स्टेटमेंट सही होगा। सेकंड क्या है? ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। ई ए के पास है, यहाँ पे तो बैठा हुआ है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर भी बैठा हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, देखते हैं, इसमें मार्क नहीं है, बट ये आंसर होगा हमारा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स, ये भी क्या है? इस पजल को सॉल्व करिए, आगे 3 या 4 क्वेश्चन जरूर दिया होगा, उसको सॉल्व करिए। सोचो कितना आसान होता है रीजनिंग करना, इसीलिए रीजनिंग को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड है, कौन कौन? ए बी सी डी, मेंशन कर लेते हैं, ए बी सी डी। अब ये गेम्स दिया हुआ, कौन से प्लेयर कौन से गेम खेलते हैं, ऐसा कुछ रिलेटेड होगा, तो यहाँ गेम पहले लिख लेते हैं। फुटबॉल क्रिकेट, फुटबॉल क्रिकेट, क्रिकेट तो है ही, हॉकी, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल मेंशन है, हॉकी, बास्केटबॉल, सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक, अब एक एक करके पजल्स को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। पेन का कलर चेंज करते हैं। ए और बी क्या खेलते हैं? फुटबॉल भी और क्रिकेट भी। ए फुटबॉल क्रिकेट, बी फुटबॉल क्रिकेट। ठीक, बी सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। बी क्रिकेट तो खेलता ही है, साथ ही साथ हॉकी भी खेलता है, और सी क्रिकेट और हॉकी। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट हो गया हमारा। तीसरा क्या कह रहा है? ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। ए ये दोनों तो खेलता ही है, इसके साथ साथ क्या खेलता है? बास्केटबॉल भी खेलता है, और डी बास्केटबॉल फुटबॉल यहाँ पे है ना, तो डी क्या क्या खेलता है? फुटबॉल और बास्केटबॉल। ठीक, सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। देखो सी जो है हॉकी खेलता है, साथ ही साथ बास्केटबॉल भी खेलता है, डी हॉकी खेलता है और बास्केटबॉल। तो पजल हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लैंक या फिर आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो। अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु डज नॉट प्ले हॉकी। देखते हैं हॉकी कौन नहीं खेल रहा है, यहाँ से ए नहीं खेल रहा है ना, ए की प्लेस खाली है, बाकी सब तो टिक है। ए हॉकी नहीं खेल रहा, ए मतलब कि डी आंसर। देखो है ना सही, देखो 100% चांसेस होते हैं इसमें सही होने के। हु प्लेज फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी, कह रहा है इनमें से फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी तीनों कौन खेलता है? क्या क्या है ये ध्यान दीजिएगा, फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी। तो फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी, मतलब कि फुटबॉल, ये सी नहीं होगा। ठीक है, फुटबॉल बास्केटबॉल ये भी नहीं होगा, फुटबॉल बास्केटबॉल ये भी नहीं होगा, इसका मतलब डी फुटबॉल भी खेलता है, बास्केटबॉल और हॉकी भी खेलता है, तो डी तीनों खेलता है। ये देखो डी आंसर। ठीक है, ये क्या कह रहा है? विच गेम डू बी सी डी प्ले। इनमें से कौन सा गेम बी सी डी तीनों खेलते हैं? तो देखते हैं, बी सी डी तीनों कौन सा गेम खेलते हैं? ये देखो हॉकी, बी सी डी तीनों हॉकी खेलते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हॉकी, बी आंसर। ये देखो बी आंसर। आया समझ में? ऐसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? गीता इज ओल्डर देन हर कजिन मीना। इसको एरो से आप शो करिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? गीता जो है बड़ी है अपनी कजिन मीना से। यहाँ पे गीता बड़ी है, ठीक है, किससे? मीना से। एरो एरो शो कर रहा है ना कि मीना छोटी है, गीता बड़ी है। मीनाज ब्रदर बिपिन ओल्डर देन गीता। मीना का भाई कौन है? बिपिन, जो कि क्या है? गीता से बड़ा है। ठीक, वेन मीना एंड बिपिन विजिट गीता दे लाइक टू प्ले चेस। जब मीना और बिपिन गीता से मिलते हैं तो वो क्या खेलना चाहते हैं? चेस खेलना चाहते हैं। चलो ये एक स्टेटमेंट है, मीना प्लस बिपिन जब साथ में गीता के पास जाते हैं तो क्या खेलना चाहते हैं? चेस खेलना चाहते हैं। ठीक है, मीना विंस द गेम मोर ऑफन देन गीता। मीना जो है ये गेम ज़्यादा जीतती है गीता के कंपेयर में। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन फॉर कंक्लूजन गिवन बिलो। ये कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है, कंक्लूजन बेस्ड। ठीक है,
तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे 4 कंक्लूजन दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकली फॉलो द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि इनमें से कौन लॉजिकली सही होगा। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पूछ रहा है जो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है इसके अकॉर्डिंग इनमें से लॉजिकली सही कौन सा होगा। अब एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, वाइल प्लेइंग चेस विद गीता एंड मीना। ये कह रहा है गीता और मीना के साथ चेस खेलते वक्त बिपिन मोस्टली हारता है। तो यहाँ पे बिपिन की बात ही नहीं की गई है। यहाँ पे बात की गई है कि मीना और बिपिन साथ में जब गीता के पास जाते हैं, गीता से मिलते हैं तो चेस खेल। तो ऐसा कहीं कहा ही नहीं गया है कि गीता और मीना से खेलते वक्त बिपिन लूज करता है। ये कहा गया है कि मीना जीतती है, गीता मोस्टली हार जाती है। यहाँ पे है ना, मीना विंस द गेम मोर ऑफन देन गीता। तो ये है ही नहीं, मतलब ऐसा कहीं डिस्कस ही नहीं किया गया है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, गीता इज ओल्डेस्ट एमंग द 3। ये तो डायरेक्ट गलत है। गीता ओल्डेस्ट कहाँ है, ओल्डेस्ट तो बिपिन है। ठीक, गीता हेट्स टू लूज द गेम। ये कह रहा है कि गीता को गेम्स हारना जो है एकदम नहीं पसंद है, उससे वो नफरत करती है। गलत है, क्योंकि गीता हारती भी तो है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर वो नफरत करती तो ऑब्वियसली बात है नहीं होता। और बाय द वे गेम में तो हारना जीतना लगा ही रहता है। तो ऐसा स्टेटमेंट कहीं पर लिखा ही नहीं हुआ है। तो जब ये तीनों एलिमिनेट हो गया तो डायरेक्टली आंसर डी हो गया। बाय द वे डी देख लेते हैं। मीना इज द यंगेस्ट ऑफ 3। ये कह रहा है तीनों में से सबसे यंगेस्ट मीना है। तो हाँ, मीना यंगेस्ट है, यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन्ड है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखो, मीना इज द यंगेस्ट ऑफ 3। हाँ, ये सही है। ठीक, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, देयर आर 5 हॉबी क्लब इन अ कॉलेज। एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब है। कौन कौन सी, फोटोग्राफी और याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और गार्डनिंग। ये 5 हॉबी क्लब है कहाँ पे, कॉलेज में। गार्डनिंग ग्रुप मीट एवरी सेकेंड डे। गार्डनिंग ग्रुप कब मिलती है, हर दूसरे दिन पे मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप मीट्स एवरी थर्ड डे। इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स हर थर्ड डे पे मिलती है। वहीं पे चेस ग्रुप हर फोर्थ डे पे मिलती है। ठीक है, याचिंग ग्रुप मीट्स एवरी फिफ्थ डे। याचिंग ग्रुप्स हर 5वें दिन पे मिलती है। एंड द फोटोग्राफी ग्रुप मीट एवरी 6th डे। फोटोग्राफी ग्रुप हर 6वें दिन पे मिलती है। ठीक, देखो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन आप पूरा देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप मीट्स ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 180 दिन में कितने दिन ऐसे होंगे कि पांचों ग्रुप्स एक साथ मिल रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप में से कोई दूसरे दिन पे मिल रहा है, कोई तीसरे दिन पे मिल रहा है, कोई चौथे दिन पे, कोई 5वें दिन पे, कोई 6वें दिन पे। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 180 दिन में पांचों ग्रुप मतलब कितनी बार ऐसा होगा कि सेम डेज पर मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ये जो नंबर दिया होता है इसका एलसीएम निकाल लेना होता है। ठीक है, एलसीएम के बाद जो आएगा उससे 180 को डिवाइड कर देना होता है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। 2 3 4 5 6, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से 1 3 1 5 3, फिर 3 से 1 1 1 5 1, फिर 5 से। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 × 3 × 5, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 60। अब 180 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला यही होता है, 180 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18। मतलब कि 180 डेज में 3 दिन ऐसा होगा जब ये पांचों ग्रुप साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना, सॉल्यूशन समझ में आया ना कि कैसे इसे सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो 3, 180 दिन में 3 दिन ऐसा होगा जब पांचों मिलेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, ABCDE बिलोंग्स टू 5 डिफरेंट सिटीज, PQRST। देखो 5 पर्सन है, कौन कौन, ABCDE, जो कि 5 अलग अलग सिटीज से बिलोंग करते हैं। सिटीज को भी लिख लेते हैं हम, PQRST। अब यहाँ पे पेन का कलर हम चेंज कर लेंगे। आगे क्या कह रहा है, ईच वन ऑफ देम कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी। ये जो पर्सन्स हैं सारे पर्सन अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया है, फिर आगे क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चंस को हम आगे देखेंगे, पहले इन्फॉर्मेशन डाल लेते हैं। B एंड C डू नॉट बिलोंग टू Q। अब देखो B Q से बिलोंग नहीं करेगा और C Q में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब B और C Q सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, B एंड E डू नॉट बिलोंग टू P एंड R। अब B P और R में भी नहीं बिलोंग करेगा, B यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। ठीक है, E भी P और R में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, A C डू नॉट बिलोंग टू RST। A RST में नहीं है, A ना ही R में, ना ही S में, ना ही T में। C भी C RST में। इसका मतलब यहाँ से क्या क्लियर हुआ, C P में बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, D एंड E डू नॉट बिलोंग टू Q एंड T। D एक एक करके देखेंगे, पहले D को टिक कर लेते हैं। D Q और T में नहीं रहेगा, D ना ही Q में रहेगा ना ही T में, E ना ही Q में रहेगा ना ही T में।
ठीक है, तो बचा क्या, यस बचा, ई कहाँ पे है, यस में रहेगा। आया समझ में। अब देखो यहाँ से क्या होगा, डी का देख लो, जब सी पी में है तो इसका मतलब डी पी में नहीं होगा, ठीक है। ई यस में है तो डी यस में नहीं होगा, तो डी कहाँ पे होगा, डी आर सिटी में बिलोंग करेगा, ठीक, ये समझ में आया। अब सी पी में है ना, तो ए पी में भी नहीं रहेगा, ठीक है, तो ए के पास कौन सी सिटी बची, क्यू सिटी बची, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। बी, ये देखो ई यस में है ना, बी के पास दो है, यस और टी, तो यस में ऑलरेडी ई है तो यस में नहीं रहेगा, तो बी कहाँ पे होगा, टी में होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सी बिलोंग्स टू पी, सी पी में है, हाँ ये तो सही है। नॉट करेक्ट पूछा है तो ये तो सही है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, डी बिलोंग्स टू आर, डी आर में है, हाँ डी आर में है, ये भी सही है। ए बिलोंग्स टू क्यू, ए क्यू में है, हाँ ए क्यू में है। बी बिलोंग्स टू यस, बी यस में है, नहीं बी टी में है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। बी यस से बिलोंग नहीं करता है, बी टी से बिलोंग करता है, ठीक, समझ में आया। इसीलिए ये सॉल्व करना आपको जरूर आना चाहिए, और ये सॉल्व कैसे होगा, एक एक स्टेटमेंट देख करके। देखिए हमारा आंसर है, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट बॉय रैंक इज 20th, एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 45, उसमें एक लड़के की पोजीशन क्या है, 20th, तो ये मान लो 20th पोजीशन पे एक बॉय है, तो इसके आगे कितने बच्चे हैं, 19, तब तो ये 20th पे है, तो इसके पीछे कितने होंगे, यहाँ पे 20 बच्चे हो गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 45, तो यहाँ पे कितने होंगे, 25 स्टूडेंट्स, ये समझ में आया ना। आगे क्या कह रहा है, व्हेन 2 बॉयज ज्वाइंड हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाई 1। अब देखो अभी तक ये कितने बच्चे थे, 45 बच्चे, आगे क्या कह रहा है, अब मान लो 2 बच्चे इसको और ज्वाइन कर लिए, तो मतलब टोटल बच्चे कितने हो गए, 47, तो इसका रैंक और ड्रॉप कर गया, मतलब कि बच्चा किस पोजीशन पे आ गया, 21st पोजीशन पे, इसके आगे 20 बच्चे हो गए, ठीक है। तो यहाँ कितने बच्चे होंगे, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ अब कितनी हो गई है, 47 स्ट्रेंथ हो गई है, तो यहाँ पे 26 बच्चे होंगे, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज हिज न्यू रैंक फ्रॉम द एंड, पीछे से इस बच्चे की कौन सी रैंक होगी, तो यहाँ पे जब 26 बच्चे हैं तो इस बच्चे की रैंक कितनी आएगी, 27 बच्चे ऑलरेडी यहाँ हैं, तो ये 27th पे आया और इसके आगे 20 बच्चे हैं, तो कौन सी पोजीशन हो गई, 27th, सी। समझ में आया कि नहीं आया। पहले क्या कह रहा है कि 45 स्टूडेंट में बच्चे की रैंक 20 है, तो जब बच्चे की रैंक 20 है तो उसके आगे 19 स्टूडेंट्स होंगे और टोटल 45 है, तो यहाँ पे 25। अब 2 बच्चों को और ऐड कर दिया गया, मतलब कि टोटल बच्चे 47 हो गए हैं, तो बच्चे की रैंक एक ड्रॉप कर गई है, मतलब बच्चा 21वें पोजीशन पे, 21st पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब उसके आगे 20 स्टूडेंट्स हैं, उसके पीछे 26 स्टूडेंट्स हैं, तो अब कह रहा है कि नई रैंक बच्चे की लास्ट से क्या होगी, तो 26 बच्चे हैं, ये बच्चा 27th पोजीशन पर है पीछे से, ठीक, पीछे से मतलब क्या होगा, नीचे से, ठीक है, तो बच्चे का कौन सा पोजीशन है, 27th पोजीशन लास्ट है, 27th पोजीशन लास्ट से, ठीक, देखो यहाँ पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है, अ क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव अ क्वेश्चन ऑन वन ऑफ द 8 पोएट, एक क्वेश्चन पेपर है जो जिसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, इन 8 पोएट से आते हैं, ABCDEFGH से। फर्स्ट 4 बिलोंग टू मेडुअल पीरियड, तो मेडुअल पीरियड से फर्स्ट 4 है, मतलब कि ABCD, वाइल द रेस्ट आर कंसिडर्ड मॉडर्न पोएट्स। मॉडर्न कौन है, EFGH, ठीक। आगे क्या कह रहा है, जनरली मॉडर्न पोएट्स फिगर इन द क्वेश्चन पेपर इन ऑल्टरनेट ईयर, जो मॉडर्न पोएट्स हैं मतलब कि EFGH, ये ऑल्टरनेट ईयर्स पे इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक पे इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली दोज हु लाइक एच लाइक जी ऑल्सो, जिसे एच पोएट पसंद है वो उसको जी भी पसंद है। दोज हु लाइक यफ ई ऑल्सो, जिसको यफ पसंद है उन्हें ई भी पसंद है। द पेपर सेटर डज नॉट लाइक टू आस्क अबाउट यफ, पेपर सेटर यफ पे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते हैं, एज ही हैज़ रिटन अ बुक ऑन यफ बट ही लाइक्स यफ। देखो यफ से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछना चाहते, क्योंकि उन्होंने यफ पे क्वेश्चन लिखा लेकिन उन्हें यफ पसंद है। लास्ट ईयर द पेपर कंटेन्ड अ क्वेश्चन ऑन ए, लास्ट ईयर क्या हुआ, ए पे क्वेश्चन पूछा गया था, ए क्या है, मेडवल पे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन दिस ईयर पेपर इज मोस्ट लाइकली टू कंटेन अ क्वेश्चन ऑन, ये कह रहा है लास्ट ईयर तो ए पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस साल क्वेश्चन किस पे पूछा जाएगा। देखो लास्ट ईयर जब मेडवल पे क्वेश्चन, ए क्या है, मेडवल पे पूछ लिया गया है, तो इस ईयर इसका मतलब कि मॉडर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। तो EFGH से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली ए एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए क्या है, मेडवल है, नहीं इस साल मॉडर्न से पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मॉडर्न के क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर्स पे आते रहते हैं, तो जब लास्ट ईयर मेडवल पे पूछ लिया गया है तो इस साल मॉडर्न पे जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। देखो अब ये सी वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें तो डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो पेपर सेटर है वो यफ पे क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहे, तो यफ भी नहीं होगा, ठीक। अब ये देखते हैं
क्या ई पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, क्योंकि इन्हें यफ पसंद है, जो पेपर सेटर हैं उन्हें यफ पसंद है, इसका मतलब कि ई भी पसंद है, तो वो ई पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट हमारा आंसर बी आ गया, ठीक, क्योंकि जो पसंद होगा पेपर उसी पे पूछा जाएगा, तो जिसको यफ पसंद है उसको ई पसंद होगा। यहाँ पे यच से रिलेटेड कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो यच नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? ये देखिए यहाँ पे ई, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है? इन अ ग्रुप ऑफ 6 विमेन देयर आर 4 डांसर। एक ग्रुप है विमेंस का जिसमें 4 डांसर हैं, 4 वोकल म्यूजिशियन हैं, 1 एक्ट्रेस और 3 वॉयलिनिस्ट हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डांसर है, म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन, एक्ट्रेस है और वॉयलिनिस्ट है। वॉयलिनिस्ट, इसको टी हटा दीजिए, ऊपर ही समझ लीजिएगा, ठीक है। अब ये नंबर्स अलग से देख लिया जाएगा हम लोग बाद में सॉल्व करते वक्त, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? गिरिजा एंड वांजा आर एमंग द वॉयलिनिस्ट। गिरिजा है और कौन है? वांजा, ये क्या है? वॉयलिनिस्ट है, ये दोनों वॉयलिनिस्ट है। अब एक वॉयलिनिस्ट कोई और बची होंगी क्योंकि 3 वॉयलिनिस्ट है, ठीक। फिर क्या कह रहा है? जालजा एंड शैलजा डू नॉट नो हाउ टू प्ले वॉयलिन। इसका मतलब कि जालजा और शैलजा ये वॉयलिनिस्ट नहीं है, ठीक है। अभी एक कोई वॉयलिनिस्ट बचा हुआ है, शैलजा एंड तनुजा एमंग द डांसर। अब देखो ये शैलजा यहाँ मेंशन है ना, तो शैलजा डांसर है, ये डांसर है, और एक तनुजा भी है। तनुजा क्या है? ये भी डांसर है, ठीक है। जालजा, वानजा और शैलजा, यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर लिख दिया है जिसका नाम स्टार्ट है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आगे क्या कह रहा है? जालजा, वानजा, शैलजा, तनुजा, ये क्या है? वोकल म्यूजिशियन है। तो चारों वोकल म्यूजिशियन कौन कौन है ये हमें पता चल गया। देखो म्यूजिशियन कौन कौन है? जालजा, ये जालजा म्यूजिशियन है, फिर वानजा और शैलजा, वानजा और शैलजा, और एक और कौन है? तनुजा, तनुजा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 2 ऑफ देम आर ऑल्सो वॉयलिनिस्ट। ये जो चारों हैं, ये चारों, इनमें से 2 वॉयलिनिस्ट हैं। तो हमें ये तो पता है कि वानजा है, गिरिजा है, ठीक है। अब इन तीनों में से देखना है, जालजा, शैलजा, तनुजा। यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है कि जालजा और शैलजा को वॉयलिन बजाने नहीं आता है, ठीक है। तो जालजा और शैलजा नहीं होगी, जालजा और शैलजा नहीं होगी, इसका मतलब तनुजा वॉयलिनिस्ट है। समझ में आया या नहीं आया? आप लोग को नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पूजा एक्ट्रेस है। ये तो 5 हो गए, और छठवां कौन है? पूजा है, जो कि एक्ट्रेस है, ठीक। यहाँ पे मत क्लिक करिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। पूजा डायरेक्टली लिख दीजिए एक्ट्रेस। हु अमंग द फॉलोइंग इज सर्टेनली अ डांसर एंड वॉयलिनिस्ट। कह रहा है कि इनमें से डांसर और वॉयलिनिस्ट दोनों कौन है? वॉयलिनिस्ट कौन कौन है? गिरिजा और वानजा और तनुजा। डांसर कौन कौन है? शैलजा और तनुजा। तो इसका मतलब तनुजा डांसर भी है और वॉयलिनिस्ट भी है। डी, तनुजा डांसर भी है और वॉयलिनिस्ट भी है। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। ये देखिए तनुजा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि आप लोग को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई। हम कोशिश करेंगे कि जिस क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम हो उसको हम फिर से बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है? लेटर दिया हुआ है, इन देयर ऑर्डर आर सब्सटीट्यूटेड बाई 9 इंटीजर 1 to 9। जिस ऑर्डर में दिया हुआ है LMNOP QRST, इसी ऑर्डर में 1 से 9 तक अरेंज किया गया। बट 1 से 9 जो है वो सेम अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि इसी सीक्वेंस में अरेंजमेंट भी रहेगा। 4 इज असाइन टू P। P को क्या दिया गया है? 4 दे दिया गया है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन P एंड T इज 5। अब देखो P और T के बीच में जो डिफरेंस होगा 5 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब कि T को कौन सा पोजीशन दिया गया है? 9। तभी तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ठीक। डिफरेंस बिटवीन यन एंड टी इज 3। टी का तो 9 फिक्स है, यन और टी के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 3। इसका मतलब यन को 6 दिया गया है, तभी तो 9 माइनस 6 क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। व्हाट इज द इंटीजर असाइन टू यन? यन को कौन सा इंटीजर मिला है? 6। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही आप लोगों को जब आप एक एक स्टेटमेंट करके पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो यन को क्या मिला है? 6 मिला है, ठीक है। समझ में आया? ये देखो 6, ठीक। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। गिवन द स्टेटमेंट बसेस आर कॉज ऑफ मोर एक्सीडेंट देन कार्स। ये कह रहा है बसेस से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है एज कम्पेयर टू कार, ठीक है। बस से एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, कॉजेज ऑफ मोर एक्सीडेंट देन कार, इसका मतलब कि कार से कम होता है। फिर क्या कह रहा है? ट्रक्स कॉजेज फ्यूअर एक्सीडेंट देन बसेस। बसेस के कंपेयर में ट्रक से कम एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। बसेस के कंपेयर में ट्रक से कम एक्सीडेंट होते हैं, मतलब कि ट्रक यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ पे, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ ना कि बसेस से एक्सीडेंट ज़्यादा है,
ये डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन्ड है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, कौन सा कंक्लूजन इनमें से हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ये डायरेक्टली यही कहा है कि बसेस से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार, और ट्रक का एक्सीडेंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू बसेस, मतलब कि ट्रक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब देख लेते हैं एक एक करके। देयर आर मोर बसेस ऑन द रोड देन ट्रक्स, ऐसा कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, तो हम इसको ये हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए हम श्योर है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। कार ड्राइवर्स आर मोर केयरफुल देन बस ड्राइवर, ड्राइवर की बात इसमें कहीं की ही नहीं गई है। ट्रक ड्राइवर्स आर मोर स्किल्ड देन आइदर कार और बस ड्राइवर, देखो ड्राइवर की जब कहीं बात ही नहीं की गई है तो ये दोनों कहाँ से होगा, नन ऑफ दी अबव। हाँ, जब ये तीनों नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है नन ऑफ दी अबव ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बस यही इतना बताया ही गया है। ठीक, देखते हैं आंसर, देखो नन ऑफ दी अबव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। 4 पर्सन आलोक, भूपेश, चंदेर, दिनेश हैव अ टोटल ऑफ, ये रुपीज़ है, ₹100 एमंग देमसेल्व्स। ये कह रहा है 4 पर्सन है, आलोक प्लस भूपेश प्लस चंदेर प्लस दिनेश, चारों को मिला करके कितना रुपए है इनके पास, 100 रुपए है। एक एक लोग के पास नहीं, इन चारों को मिला करके कितना है इनके पास, 100 रुपए है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आलोक एंड भूपेश बिटवीन देम हैव एज मच एज मनी एज चंदेर एंड दिनेश बिटवीन देम। आलोक और भूपेश के पास उतना पैसा है जितना चंदेर और दिनेश के पास है। इसका मतलब कि 50-50, मतलब इन दोनों को मिला करके इनके पास 50 रुपए हैं, और इन दोनों को मिला करके इनके पास कितना है, 50 रुपए। किसके पास कितना हमें ये नहीं पता। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, 50 इनके पास है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के 50 रुपए। ठीक, आगे क्या कह रहा है, आलोक हैज़ मोर मनी देन भूपेश। अब देखो ये क्या कह दिया, आलोक के पास ज़्यादा पैसा है भूपेश के कंपेयर में। यहाँ पे ए बी में ए के पास ज़्यादा है बी के कंपेयर में। ठीक, कितना है ये हमें नहीं पता। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चंदेर हैज़ ओनली हाफ मनी देन दिनेश। चंदेर के पास कितना है, जितना दिनेश के पास है उसका आधा। ठीक है, यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर किसके पास ज़्यादा है, ए के पास ज़्यादा है। यहाँ पर भी क्लियर हो गया किसके पास ज़्यादा है, डी के पास ज़्यादा है, क्योंकि डी के पास जितना है उसका आधा ही पैसा सी के पास है। ठीक है, अब ये जो सी आया है d/2 उसको हम इसमें रख लेते हैं, तो ये है क्या। अब यहाँ पेन का कलर चेंज करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। क्या कह रहा है, सी प्लस डी दोनों को मिला के 50 रुपये है ना, सी की वैल्यू यहाँ से d/2, सी के पास कितना है, जितना डी के पास है उसका आधा ही, d इज इक्वल्स टू 50। इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो d प्लस 2d इज इक्वल्स टू 100, 3d इज इक्वल्स टू 100, मतलब कि दिनेश के पास कितना है, 33.3 रुपीज़। ये जो दिनेश के पास है इसके पास कितना आया, 33.3 रुपीज़ आया। तो चंदेर के पास कितना आएगा, 16.7 रुपीज़ आएगा। ठीक, तो यही कहा ना, सी का कितना है, जितना डी का है उसका आधा है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलोक हैज़ इन फैक्ट 5 मोर देन दिनेश। आलोक का भूपेश से ज़्यादा तो है ही, अब इन दोनों में दिनेश का ज़्यादा है, दिनेश से भी 5 ज़्यादा, दिनेश से भी 5 ज़्यादा किसका है, आलोक का है। अब समझ में आया, ए बी सी डी 4 है, इसमें से तो ए बी में ए का ज़्यादा है और सी डी में डी का ज़्यादा है। ठीक है, अब डी का जितना है उससे भी ज़्यादा आलोक का, इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसके पास है, आलोक के पास पैसे हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन पूछा क्या है, हु हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। देखो डायरेक्टली पूछ लिया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी किसके पास है, आलोक के पास। हमने यहाँ सॉल्व किया, समझ में आया कि नहीं। ये कह रहा है 4 पर्सन को मिला करके उनके पास 100 रुपये हैं, जिसमें से ए प्लस बी के पास उतना पैसा है जितना सी प्लस डी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा, सी के पास कितना पैसा है, डी का आधा पैसा है, तो इसका मतलब सी इक्वल्स टू d/2। अब ये वाला जो इक्वेशन है इस पर हम डी सी की वैल्यू रखेंगे, तो इससे सॉल्व करेंगे तो डी के पास कितना पैसा आ रहा है, 33.3 रुपीज़। तो सी के पास कितना होगा, क्योंकि दोनों का मिला के जब 50 रुपये है, डी का 33.3 रुपीज़ है, तो सी के पास कितना होगा, 16.7 रुपीज़ होगा। आगे क्या कह रहा है कि आलोक का, मतलब कि ए प्लस बी वाले में जो है ए का तो अधिक है ही बी से, लेकिन जितना डी का है उससे भी 5 अधिक है ए का, इसका मतलब ओवरऑल आलोक के पास सबसे ज़्यादा पैसा है। क्वेश्चन यही पूछा है, सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, आलोक के पास। तो समझ में आया ना, देखो। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करेगा, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, इन अ रो ए इज़ द 11th पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट। देखो मान लो यहाँ से देखते हैं, लेफ्ट से ए की पोजिशन क्या है, 11th पोजिशन, 11th, इसका मतलब इधर कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। ठीक है, एंड बी इज इन 10th पोजिशन फ्रॉम राइट। हमें बीच में कितना है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ बी मान लो, बी की पोजीशन क्या है, 10th पोजीशन है राइट से, इसका मतलब यहाँ पे 9 है, बीच में कुछ है या नहीं है ये सब हमें नहीं पता। ठीक, देखो अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर इंटरचेंज। अब ए और बी का पोजीशन इंटरचेंज हो गया, मतलब कि बी यहाँ अगर आ जाता है और ए यहाँ, इंटरचेंज का मतलब यही हुआ ना। देन ए बिकम 18th फ्रॉम लेफ्ट। अब यहाँ से ए की पोजीशन क्या हो गई, 18th हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब 17 स्टूडेंट्स इधर, सॉरी 17 लोग इधर हो गए। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन अ रो अदर देन ए एंड बी। तो इस रो में कितने लोग हुए, देखो अब इसको अच्छे से समझते हैं। अभी तक क्या था, पहले ए की पोजीशन 11th थी, किधर से, लेफ्ट से। ठीक है, और बी की पोजीशन 10th थी राइट से, तो इधर 10 लोग थे, इधर 9 लोग थे।
ठीक। अब इंटरचेंज करने के बाद ए की पोजीशन 18th हो गई, मतलब कि इधर कितने लोग हो गए, जो ये वाले पोर्शन है यहाँ पे कितने लोग हो गए, 17 लोग हो गए, ठीक है। और यहाँ पे तो ये 9 लोग हैं ही, ठीक। तो इधर 17 लोग हो गए, हुए ना। फिर एक क्या है, ए है, ठीक। और इधर कितने हो गए, 9 लोग हो गए, ठीक है। बट एक चीज़ और है, ये क्या कह रहा है, इसमें ए और बी के अलावा हमें बताना है रो में कितने लोग हैं एक्सेप्ट ए एंड बी। तो ए की पोजीशन जो ये 1 है इसको हम हटा देंगे, और इसमें 17 लोग में एक पोजीशन बी की भी है ना, तो इसका मतलब यहाँ से बी की भी पोजीशन हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 16, ये 0 + 9, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 25। इसका मतलब रो में 25 लोग हैं। समझ में आया कि नहीं आया। पहले क्या है, ए की पोजीशन 11th है राइट से और बी की पोजीशन 10th है लेफ्ट से, ठीक। तो इसका मतलब कि यहाँ पे बी के बाद 9 लोग हो गए और ए के पहले 10 लोग हो गए। फिर कह रहा पोजीशन अगर इंटरचेंज हो गई है तो ए 18वें पोजीशन पर आ गया है, तो इसका मतलब इधर कितने लोग हैं, 17 लोग हैं, बी भी है उसमें, ठीक है। और इधर 9 लोग हैं ही, तो 17 + ए की पोजीशन है 1 और 9। लेकिन हमें बताना क्या है, ए और बी को छोड़ के, तो जो ए वाली पोजीशन है उसको हटा देंगे, और इस 17 में से बी की भी एक पोजीशन होगी ना, तो उसको भी एक माइनस कर देंगे। तो 16 + 9 करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25। देखो 25, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, इफ थर्ड डे ऑफ मंथ इज मंडे, अगर किसी महीने का थर्ड डे क्या है, मंडे है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ। इस महीने का 21st से 5th डे कौन सा होगा। मतलब कि अगर किसी महीने का जो तीसरा दिन है वो क्या है, मंडे है, तो 21 तारीख से 5वां दिन उस महीने का क्या होगा। तो पहले हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अगर थर्ड डे मंडे है तो नेक्स्ट मंडे कब आएगा, 3 है, तो नेक्स्ट मंडे कब आएगा, इसमें +7 कर देंगे, मतलब कि 7 दिन बाद, तो 7 + 3 10, मतलब कि 10th डे इस मंथ का क्या होगा, मंडे होगा। अब पहले 21st डे निकाल लेते हैं, 21st मतलब 21 तारीख कौन सा आएगा, तो 10 तारीख मंडे होगा। अब 10 तारीख के बाद 10 में फिर 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 17th डे मंडे होगा, ठीक है। अब फिर 17 में 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा 24th। मतलब कि अगर किसी महीने में 3 तारीख सोमवार पड़ रहा है तो नेक्स्ट सोमवार कब पड़ेगा, 10 तारीख को, मतलब कि +7 करते जाएंगे। तो पूछा क्या है, 21 तारीख के बाद जो 5वां दिन आएगा वो कौन सा दिन होगा। 24 हमारा मंडे पड़ गया, या पूछा क्या है 21st से 5 डे, तो 21st से 5 डे क्या होगा, मतलब कि 25th डे। 25th डे हमारा क्या पड़ेगा, 24th मंडे है तो 25th क्या होगा, ट्यूसडे होगा। बी आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। ये कह रहा मान लो किसी महीने का जो तीसरा दिन है वो सोमवार है, तो उस महीने का 21वें दिन का जब 21st डे आएगा उससे 5वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा। तो पहले क्या निकालेंगे कि कब कब मंडे पड़ रहा है, 3 तारीख को अगर मंडे पड़ रहा है तो उसके जरूर 7 दिन बाद मंडे पड़ेगा, मतलब 10 तारीख को पड़ेगा, फिर 17 को पड़ेगा, फिर 24 को। पूछा क्या है 21वें दिन के 5वें दिन, तो 21वें दिन से 5 दिन ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25। 25th डे हमारा कौन सा पड़ेगा, तो 24th जब मंडे है तो 25th क्या पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा, ठीक है। ये देखो 25th क्या पड़ा, ट्यूसडे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये भी पजल वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो जरूर 3 से 4 क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पजल को पहले सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, ABCDEF क्या है, मेंबर्स ऑफ फैमिली। कोई एक परिवार है जिसमें ABCDEF मेंबर्स हैं, क्या क्या है, कोई इंजीनियर है, स्टेनोग्राफर है, डॉक्टर है, ड्रॉट्समैन है, लॉयर है, जज है, ठीक। ये क्या कह रहा है, ए इंजीनियर इज मैरिड टू लेडी स्टेनोग्राफर, ठीक है। ए किससे शादी कर रहा है, ए है क्या, पहले इंजीनियर है ना, इंजीनियर, और यहाँ पे ये मेल भी है तो मेल को हम प्लस से इंडिकेट करते हैं, ठीक, प्लस से, क्योंकि कह रहा है ना कि ये लेडीज से शादी किया, इसका मतलब ये मेल है, तो लेडीज से शादी किया, और लेडीज है क्या, स्टेनोग्राफर है, कौन है हमें ये नहीं पता है, मतलब कि ए तो हो गया बट BCDEF में से कौन है ये हमें अभी नहीं पता, ये क्या है, स्टेनोग्राफर, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जज इज मैरिड टू द लॉयर। अब दूसरा आ गया जज, अब ये मेल है फीमेल है हमें नहीं पता, ठीक है। इनकी शादी किससे हुई है, लॉयर से, लॉयर से, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यफ ड्रॉट्समैन इज सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई। अब यफ जो है, मान लो यहाँ पे यफ, ये किसका बेटा है, सन ऑफ बी, बी का बेटा है और ई का भाई है, ई का भाई है, और यह है क्या, ड्रॉट्समैन है। एक तो ये इसका क्लियर हो गया कि ये ड्रॉट्समैन है, दूसरा क्या क्लियर हुआ, ये मेल है, क्योंकि ये ई का भाई है ना। अब ई क्या है, मेल है फीमेल है, हमें ये भी नहीं पता, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी द लॉयर इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी, सी जो कि लॉयर है, इसका मतलब ये सी कौन हुआ,
लॉयर हो गई, लॉयर सी हुई ना। ये क्या कह रही है, डी की बहू है, इसका मतलब कि ये फीमेल भी हो गई। ठीक, अब समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें ये देखना डी कौन होगा। यहाँ तो इसका ए मेंशन हो गया, ई एफ हो गया। ठीक है, अब दो लोग बचे, एक जज और एक स्टेनोग्राफर। तो जज और लॉयर की शादी है, शादी हुई है, तो मतलब कि ये हस्बैंड वाइफ हुए। तो बचा कौन, डी। ठीक है, इसका मतलब इनके बच्चे ये हुए। यहाँ दिया हुआ है ना कि डी क्या है, सॉरी डी की डॉटर इन लॉ कौन है, सी। यहाँ से ये क्लियर हुआ। ठीक, अब सबकी पोजीशन फिक्स हो गई, ए ये है, ये बी हो गए, ये मेल भी हो गए। यहाँ तक हुआ क्लियर, अब समझ में आया। अब ये देखो, यफ ड्रॉट्समैन इज सन ऑफ बी, इसका मतलब ए डी एक कपल हुआ जिनके बच्चे कौन हुए, बी सी। ठीक है, और बी सी का बच्चा कौन हुआ, यफ हुआ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है ना कि बी का बच्चा है यफ, बी तो ऑब्वियस बात है सी का बच्चा होगा क्योंकि ये लोग हस्बैंड वाइफ है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ई अनमैरिड डॉक्टर, ई है कौन, डॉक्टर है, अनमैरिड है। डी ग्रैंड मदर ऑफ यफ, हाँ ऑब्वियस सी बात है, ड्रॉट्समैन की ग्रैंड मदर है डी। तो हमने पजल सॉल्व कर लिया। तो पजल समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला जो एरो है इसका कलर चेंज करते हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी, बी का प्रोफेशन क्या है। अब यहाँ बी कौन है, जज, बी का प्रोफेशन क्या होगा तब, जज। देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कपल्स। हाँ, दो कपल है, ये तो हमने देख लिया। कौन कौन कपल है, ए डी और बी सी। देखो, ए डी और बी सी बोथ। ठीक, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी, डी का प्रोफेशन क्या है। देखो तीसरा क्वेश्चन था वो, डी का प्रोफेशन। अब देख लो, डी क्या है, स्टेनोग्राफर। डी क्या है, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, एक पजल सॉल्व किया, 3 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया। आप लोग को समझ में आया कि नहीं कि पजल सॉल्व कैसे करना है। एक एक स्टेटमेंट को एकदम इजी वे में पढ़ना है और उसको लिखते जाना, उसको एक दूसरे से कनेक्टेड करते जाना है। जिस स्टेटमेंट का तुरंत यूज़ नहीं हुआ है उसको भी आप मार्क कर लेंगे और उसको लास्ट में उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू अ नर्सरी क्लास। एक क्लास है नर्सरी, उसमें 50 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। सम स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, और कुछ सिर्फ हिंदी बोलने वाले हैं। ठीक है, कुछ सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले हैं और कुछ सिर्फ हिंदी बोलने वाले हैं। 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब देखो, मान लो ये सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले हुए, कौन हुए, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, और ये सिर्फ हिंदी बोलने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ये 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे जो 10 बच्चे हैं ये दोनों बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। आगे क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले टोटल बच्चे कितने हैं, 21। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, हाउ मेनी कैन स्पीक्स ओनली हिंदी एंड हाउ मेनी स्पीक्स कैन ओनली इंग्लिश। सिर्फ इतना ही बता दिया है, कुछ सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ सिर्फ हिंदी बोलते हैं, और कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। इंग्लिश का नंबर बता दिया 21 और हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाले 10। तो जब हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाले 10 हैं, इंग्लिश 21 है, तो सिर्फ इंग्लिश ओनली इंग्लिश वाले कितने होंगे, ये 11 होंगे ना। समझ में आया कि नहीं आया। अब जब ओनली इंग्लिश 11 है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों 10 है, तो हिंदी कैलकुलेट करना है, टोटल बच्चे 50 हैं, ये हिंदी वाली यच वाला हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 50 माइनस क्या होगा ये 21, तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने हो गए 29, मतलब कि ये बच्चे 29। सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले 11, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाले 10 जो कि दिया ही है, और सिर्फ हिंदी बोलने वाले 29। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, टोटल कितना हिंदी बोल सकते हैं, 29 सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, तो 29 + 10 मतलब कि 39 स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी बोल सकते हैं, तो 39, ये डायरेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाद में आगे देख लेते हैं, हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, कितने सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, तो 29। हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, कितने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, तो 11। आंसर हमारा डी होगा। देखो समझ में आया कि नहीं, ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन था, आपको वेन डायग्राम पे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भी वेन डायग्राम पे है। पहले देखते हैं, आउट ऑफ टोटल 120 म्यूजिशियन इन अ क्लब, एक क्लब में 120 म्यूजिशियन है, जिसमें से 5% कैन प्ले ऑल 3 इंस्ट्रूमेंट। अब देखो वेन डायग्राम बना लेते हैं, ये हो गया तीनों। ठीक है, एक क्या है गिटार, दूसरा वॉलिन, तीसरा क्या है फ्लूट। ठीक, अच्छा इसको नंबरिंग दे करके हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको मान लो ए, इसको बी और इसको सी, मतलब सिर्फ गिटार बजाने वाले ए, सिर्फ वॉलिन बजाने वाले बी, सिर्फ फ्लूट बजाने वाले सी। ठीक है, ए बी सी, इसको डी
ए, एफ और जी जो है वो तीनों बजाते हैं। यहाँ दिया है ना 5% ऐसे हैं 120 के 5% जो तीनों बजाते हैं। तो अब यहाँ से जी की वैल्यू तो डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जी की वैल्यू क्या होगी 5% ऑफ 120। तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 120/100, इसका मतलब 6। तो 120 में से 6 ऐसे हैं जो तीनों बजाते हैं। ठीक, एक हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इफ सो हैपन दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट इज 30। आगे क्या कह रहा है, ये जो है जो सिर्फ 2 बजा सकते हैं या कोई भी 2 बजा सकते हैं, मतलब कि डी, ई और एफ वाले। इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग करने को कहा था। डी, ई, एफ का नंबर कितना है 30 है। तो डी प्लस ई प्लस एफ का नंबर कितना है 30। यहाँ कह रहा है ना कोई 2 इंस्ट्रूमेंट या सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों का नंबर कितना है 30। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले गिटार अलोन इज 40। मतलब कि ए की वैल्यू डायरेक्ट क्या दे दिया 40 दे दिया। ठीक है, हमें कौन कौन सी वैल्यू मिल गई, जी की वैल्यू मिल गई, डी, ई, एफ की वैल्यू मिल गई और ए की वैल्यू मिल गई। ठीक, टोटल क्या है, इन टोटल का सम टोटल कितने हैं 120, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसका कितना है 120। अब जो वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं, फिर आगे हम सॉल्व कर लेंगे। आगे क्वेश्चन पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वॉलिन अलोन और फ्लूट अलोन। सिर्फ गिटार बजाने वाले तो 40 हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, सिर्फ वॉलिन और सिर्फ फ्लूट बजाने वाले कितने हैं। सिर्फ वॉलिन और सिर्फ फ्लूट, मतलब कि बी प्लस सी की वैल्यू पूछ लिया है। आया समझ में। अब चलो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू 40 दिया है ना, डी प्लस ई प्लस एफ, मतलब कि 1 मिनट, इसकी वैल्यू क्या दे दिया डी प्लस ई प्लस एफ 30। ये यहाँ जी भी है, जी तक है ना, इसकी वैल्यू 30 दे दिया है। तो बी प्लस सी नहीं दिया है, इसकी वैल्यू 30 दे दिया है, प्लस जी की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल्स टू 120। और पूछा क्या है बी प्लस सी, तो पूछा है बी प्लस सी, मतलब कि सिर्फ वॉलिन और सिर्फ फ्लूट बजाने वाले। अब नंबरिंग करने का फ़ायदा समझ में आया। यहाँ से बी प्लस सी आप इजीली निकाल सकते हैं। बी प्लस सी ये कितना हुआ 43, 70, 76 इज इक्वल्स टू 120। तो बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 120 माइनस 76, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। आंसर हमारा बी हो जाएगा 44। कितना इजीली सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन देखने से लग रहा था कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए एक एक स्टेप फॉलो करना होता है। ठीक है, और ये नंबरिंग करने का फ़ायदा आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को रिटर्न करके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे और इजी वे में हमने समझाने की कोशिश की है। ठीक, आंसर देखो 44। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, देयर आर 7 पर्सन अप ऑन अ लेडर ए बी सी डी ई एफ जी। 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 सीढ़ियों पे हैं। ए इज़ फर्दर अप देन ई। क्या कह रहा है, ए जो है ई से ऊपर है, कहाँ हमें नहीं पता, तो हम सपोज करते हैं ए मान लो यहाँ पे है। ठीक है, ई इन सब में से कहीं पर भी होगा। ठीक है, बट इज़ लोअर देन सी, लेकिन ए क्या है सी से लोअर है, इसका मतलब सी की जगह तो फिक्स हो गई। बी इज़ इन मिडिल। अब ये जो 7 है 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से बी का प्लेस क्या है 4th मिडिल वाला, बी का फिक्स हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब ई यहाँ 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 हो सकता है, तो ई को हम यहाँ पे पुट ऑन वैसे कर देते हैं। आगे देखते हैं, जी इज़ बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या होगा जी होगा। ई इज़ बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में क्या होगा ई होगा। एफ इज़ बिटवीन ई एंड डी। एफ किसके बीच में होगा ई और डी के बीच में। देखो सारा पजल सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए एक एक स्टेप हमें फॉलो करना होता है। क्वेश्चन पूछा क्या है, द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लेटर विल बी। सबसे नीचे कौन होगा डी। कितना आसान क्वेश्चन था, आसान था नहीं, इसे सॉल्व करने के बाद आसान बना। ठीक है, जब हम सॉल्व कर लिए उसके बाद हमें ये आसान लगा। तो आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है, ए इज़ टॉलर देन बी। जैसे अभी हमने बताया ऐसे क्वेश्चंस को एरो दिखा कर सॉल्व किया करें। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ए टॉलर है किससे बी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी इज़ टॉलर देन ए। अब ए से भी बड़ा कौन है सी है। ठीक, डी इज़ टॉलर देन सी। सी से भी बड़ा कौन है डी। ठीक है, ई इज़ टॉलेस्ट ऑफ ऑल, और ई सबसे बड़ा है। देखो पूरा सीक्वेंस आ गया कि नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ़ दे आर मेड टू सिट इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट हु विल ऑक्यूपाई द मिड पोजीशन। अगर हाइट के अकॉर्डिंग बैठेंगे, मतलब कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो पूछ रहा है मिडिल पोजीशन किसकी होगी सी की होगी, सी की होगी। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ये डायरेक्शन पे है, तो इसके लिए पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इससे क्वेश्चन
आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, यफ इज़ 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। डी से 1 किलोमीटर के वेस्ट पे कौन है, यफ है। तो डी ये मान लो, हमेशा स्टार्टिंग यहीं से करना, ठीक है। डी के 1 किलोमीटर वेस्ट पे कौन है, यफ, यफ विलेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी इज़ 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई, ठीक है। तो हमें नहीं पता ई कहाँ पे है, ठीक। अब यफ और डी में से जो स्टेटमेंट होगा हम पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। यफ और डी में से कौन सा है, ये वाला है ना। क्या कह रहा है, तो एक हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, डी इज़ 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए। डी कहाँ है, ए से 1 किलोमीटर साउथ में, मतलब कि ए की पोजीशन ये हो गई, ए की पोजीशन ये हुई, तब तो उसके साउथ में डी है, ठीक है। अब हम ए को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ए से रिलेटेड स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट हो गया। ए से रिलेटेड स्टेटमेंट ये है, ए इज़ 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई। ई से 2 किलोमीटर के नॉर्थ पे कौन है, ए है। इसका मतलब ई की पोजीशन ये हुई, 1 किलोमीटर ये हुआ, 1 किलोमीटर ये। ई की पोजीशन अगर ये हुई तो इसके नॉर्थ में ए हुआ ना, 1 किलोमीटर यहाँ, 1 किलोमीटर यहाँ, ठीक। ये भी हमारा हो गया। अब हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो चलिए पहले इसको लेते हैं। बी इज़ 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। बी कहाँ है, ई से 1 किलोमीटर की ईस्ट पे, मतलब कि यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, बी 1 किलोमीटर, ठीक। लास्ट क्या है, सी इज़ 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। सी से सॉरी ए से 1 किलोमीटर पे सी है, यहाँ पे 1 किलोमीटर ईस्ट पे। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच 3 विलेज आर इन लाइन। लाइन में कौन कौन सी विलेज है, तो कौन सी है, ए डी और ई। ए डी ई ये लाइन में है, देखते हैं। ए सी बी नहीं, ए डी ई, हाँ ए डी ई लाइन में है। समझ में आया, ए डी और ई क्या है, एक लाइन में है, यही पूछा है समझ में। देखो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। देखो ये क्या कह रहा है, 4 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो। 4 बच्चे एक रो में बैठे हुए हैं, पोजीशन वाला क्वेश्चन है। ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी। बी के बाद कौन है, ए है, ठीक है। बट नॉट नेक्स्ट टू सी, लेकिन सी के पास नहीं। इसका मतलब सी यहाँ नहीं होगा, सी यहाँ होगा। 4 ही बच्चे हैं ना, ठीक है। इसका मतलब सी यहाँ होगा। आगे क्या कह रहा है, सी इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी। सी डी के पास नहीं बैठेगा, इसका मतलब डी यहाँ बैठेगा। वैसे तो डी यहाँ बैठ सकता था, लेकिन सी और डी साथ में नहीं बैठेंगे, तो डी यहाँ होगा। हु इज़ ऑक्यूपाइंग द सीट एडजेसेंट टू डी। डी के एडजेसेंट में कौन है, ए। आंसर बी। समझ में आया कि नहीं आया, सोचो कितना आसान लग रहा है। ये आसान क्यों लग रहा है, क्योंकि हम इसे एक एक स्टेप, जो एक एक सेंटेंस है उसको इजी वे में लेकर के चल रहे हैं। देखो ए, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। हम नेक्स्ट वीडियो एज अर्ली एज पॉसिबल लाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद रखेंगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।